ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान। वार्ताकार हैं गांधीवादी विचारक और इतिहासकार डॉक्टर सौरभ बाजपेयी। 1857 की महाक्रांति असफल हो गई थी। अंग्रेजों ने उसका क्रूर दमन कर दिया था। भारतीय जनता को पूरी तरह निःशस्त्र कर दिया गया था। इसलिए किसी सशस्त्र विद्रोह की संभावना अब ना के बराबर थी। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधारों के युग, जिसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है, से निकली शिक्षित भारतीयों की नई पीढ़ी ने अब आंदोलन की कमान संभाली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अपने नरमपंथी और गरमपंथी चरणों से गुजरने के बावजूद जनता से उसका जुड़ाव बेहद कम था। परंतु इस दौर में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों की आलोचना आरंभ हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था और कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी थी। 1915 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के माध्यम से मृत प्राय राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंकने का थोड़ा बहुत प्रयास किया। इसी बीच गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए। गांधी जी अपने साथ कुछ नए शस्त्र लाए थे। वो शस्त्र थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। अंग्रेजी साम्राज्य की हिंसा से निपटने का यह अचूक उपाय था। गांधी जी जनता की नब्ज पकड़ना जानते थे और उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का महती प्रयास आरंभ किया। अंग्रेज भारतीय नेताओं को भ्रम में रखने के लिए गाजर और छड़ी की नीति का प्रयोग करते थे। गाजर यानी सुधार और छड़ी यानी दमन। एक तरफ उन्होंने 1919 के एक्ट के माध्यम से सुधारों का प्रस्ताव किया, तो दूसरी ओर रौलट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दमन का प्रयास भी किया। रौलट एक्ट अंग्रेजों को यह छूट देता था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में रखा जा सकता है। पूरे देश में इसके विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया हुई और गांधी जी ने पहली बार किसी अखिल भारतीय आंदोलन का नेतृत्व किया। रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन के दौरान ही पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी और अहिंसक जनता पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। इस नृशंस हत्याकांड से पूरा देश आहत और क्रुद्ध था। इस बीच अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही थीं। अंग्रेजों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के खलीफा को समाप्त कर दिया था। दुनिया भर के मुसलमान इस कदम से नाराज थे, क्योंकि तुर्की का खलीफा न सिर्फ तुर्की का शासक था, बल्कि मुस्लिमों के लिए वो उनका धार्मिक प्रमुख भी था। इसलिए पूरी दुनिया में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दी। गांधी जी ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लाने का अवसर देखा। ऑल इंडिया खिलाफत समिति, जो खिलाफत के समर्थन में बनी एक संस्था थी, उसे गांधी जी ने 1919 में असहयोग का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। असहयोग यानी अंग्रेजी हुकूमत की हर उस व्यवस्था से सहयोग समाप्त कर देना जो उनकी सत्ता को बनाए रखती थी। जल्द ही कांग्रेस ने भी असहयोग के कार्यक्रम को अपना लिया और असहयोग आंदोलन पूरे देश की जनता के लिए मुक्ति का आंदोलन बन गया। जून 1920 में
कांग्रेस ने विधिवत असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी और 1 अगस्त 1920 को असहयोग का बिगुल फूंक दिया गया। असहयोग आंदोलन का अर्थ था स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा का विकास, अदालतों का बहिष्कार, सिविल सेवाओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, पंचों के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विधान मंडलों का बहिष्कार, खादी का प्रचार प्रसार और अंग्रेजों द्वारा दिए गए पुरस्कारों उपाधियों की वापसी और हर जगह कर ना चुकाने का आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन दरअसल उनके एक दर्शन पर टिका हुआ था। वो मानते थे कि राज्य कितना भी शक्तिशाली और दमनकारी क्यों ना हो, वो जनता की सहमति और सहयोग पर ही टिका होता है। इसलिए अगर ब्रिटिश राज्य के लिए जनता की सहमति और सहयोग समाप्त कर दिया जाए तो ब्रिटिश राज पंगु हो जाएगा। दरअसल अंग्रेजों ने सिर्फ भारतीय राज्य पर नहीं, भारतीय जनता के दिमाग पर नियंत्रण के भी तरीके बना रखे थे। आम जनता में उन्होंने यह धारणा गहरे तक बैठा दी थी कि अंग्रेजी राज भारतीय जनता की भलाई के लिए है और अंग्रेजी राज अपराजेय यानी उसे हराया नहीं जा सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इन दोनों धारणाओं को बुनियादी रूप से चुनौती दे दी। आम जनता के हृदय से अंग्रेजी राज का भय निकालना और उसे जुझारू बनाना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था, यदि आप ब्रिटिश सरकार और यूरोप की सम्मिलित शक्ति को चुनौती देना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर अनुशासन और आत्मत्याग की भावना का विकास करना होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अधीर हो गया हूं। मैं देखता हूं कि हम आज स्वराज्य के योग्य हैं, लेकिन हमारे भीतर राष्ट्रीय बलिदान की भावना नहीं है। यह भावना हमने घरेलू मामलों में विकसित की है और अब मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस भावना को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार दें। गांधी जी ने कहा कि यदि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ या आंदोलन का अत्यधिक दमन हुआ तो असहयोग आंदोलन से आगे बढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। लेकिन असहयोग केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह एक गहरा सांस्कृतिक और नैतिक आग्रह था। स्वराज सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं बल्कि स्वचेतना का पुनर्जागरण था। खादी पहनना, सरकारी विद्यालयों और अदालतों का बहिष्कार करना, शराब और विदेशी वस्त्रों का त्याग करना, ये सभी कार्य भले ही प्रतीकात्मक लगें, लेकिन यह भारतीय राष्ट्र की मुक्तिकामी भावना को साकार कर रहे थे। इस आंदोलन में पहली बार भारत का गांव-गांव, गरीब से गरीब और स्त्री पुरुष सब समान रूप से शामिल हुए। यही वह क्षण था जब भारतीय राष्ट्रवाद एक जन आंदोलन बन गया। यह अनायास नहीं हुआ था, बल्कि गांधी जी ने बाकायदा इसके लिए रणनीति बनाई थी। एक तरफ रचनात्मक कार्यक्रमों ने जनता को आंदोलन का हिस्सा बनाया था, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने चवन्निया सदस्यता यानी कोई भी व्यक्ति 1 चवन्नी यानी 4 आने या 1 रुपया का चौथाई हिस्सा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। इसके पहले कांग्रेस की सदस्यता बहुत महंगी थी और केवल अमीर लोग ही उसकी सदस्यता ले पाते थे। यह गांधी जी के विविध कार्यक्रमों और रणनीतियों का परिणाम था कि असहयोग आंदोलन ने पूरे देश में एक आलोड़न पैदा कर दिया। पूरे देश में तमाम राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों की स्थापना हुई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ जैसे संस्थान असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही बनाए गए। छात्रों, किसानों, दस्तकारों, शहरी गरीबों, स्त्रियों का इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से तो यह आंदोलन अनूठा था ही। यह आंदोलन विविध रूपों में जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। कहीं वन कानूनों का विरोध हुआ जैसे आंध्र प्रदेश, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अवध में किसानों का एका आंदोलन शुरू हुआ। कहीं बंगाल में रेलवे की भयानक हड़ताल हुई तो कई स्थानों पर किसानों ने
लगान ना चुकाकर असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया। कहीं कहीं बड़ी संख्या में वकीलों ने वकालत का त्याग कर दिया और छात्रों ने स्कूल और कॉलेजेस का। हालांकि आंदोलन को फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद स्थगित करना पड़ा, लेकिन असहयोग आंदोलन की अनुगूंज भारतीय समाज में देर तक गूंजती रही। यह आंदोलन आने वाले आंदोलनों सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव बना। यह भारत देश की आजादी की आकांक्षा की पहली प्रबल अभिव्यक्ति थी। असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, इस विषय पर अभी आप यह वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे गांधीवादी विचारक और इतिहासकार डॉक्टर सौरभ वाजपेयी। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।